भाइयों की लड़ाई से थी परेशान, फांसी लगाकर दी जान। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी पैदावार के लिए बैगन की फसल में जरूरी कार्य। गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बैगन की रुपाई समय पर कर दी है, उनकी फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे, इसके लिए अभी फसल प्रबंधन के साथ साथ पौधा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इन प्रबंधनों के बारे में जानते हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। आप लोगों को बैगन की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। आज जो अपनी बैगन की फसल है 50 से 55 दिन की हो गई है, कहीं 40 दिन की है, मतलब कुल मिला के अपनी फूलने और फलने की अवस्था में है। तो फूलने और फलने की अवस्था में जब अपनी बैगन की फसल रहती है तो अपने को बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सावधानियों को ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका फलन भी अच्छा नहीं होता है, फूल भी अच्छे नहीं आते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि जहां आपके खेत में खरपतवार हों, बड़े हो गए हों या खरपतवार दिख रहे हों तो उनको निकाल दें। खरपतवारों से बहुत ही अपने को समस्या होती है फसल को। एक तो वो पानी का उपयोग नहीं करने देते हैं, दूसरा कीड़े और रोगों को रहने के लिए सहारा देते हैं, उनमें वो आश्रित रहते हैं जिससे अपनी फसल पे वो आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए खरपतवारों को निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, बैगन की फसल से अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यूरिया 260 से 325 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 375 से 469 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 83 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नत्रजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के लिए 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और बैगन का उत्पादन अधिक मिलता है। तो एक स्प्रे NPK 19-19-19 का अवश्य करें, जिससे कि आपके फूलों भी अच्छे आते हैं और फल भी अच्छे लगते हैं। जिसमें 1 किलो मात्रा आप पर एकड़ के हिसाब से गोल बना के स्प्रे कर सकते हैं, और अगर ड्रिप से दे रहे हैं तो आपका 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में अपन डाल देते हैं तो वो आपकी टंकी में से आपके ड्रिप में पानी में जाता रहता है।
सिंचाई तो अपनी फसल जो लगी हुई है उसकी जल मांग के आधार पर अपने को देना है, फिर भी 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने को सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। इसमें अपने को ध्यान ये भी रखना है कि अपनी अगर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, तो उसमें लंबे समय तक पानी रहता है तो उसको थोड़ा लेट देना है, लेकिन जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ अपने पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो उसे कम अंतराल पर पानी की देने की आवश्यकता होती है। बैगन का छोटी पत्ती रोग, यह बीमारी को हरा तिला नामक कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी से प्रभावित पौधों के पत्ते पतले रह जाते हैं, छोटी पत्तियां भी हरी पड़ जाती हैं। प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन नहीं होता, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए यदि शुरुआती समय पर हमला दिखे तो प्रभावित पौधों को उखाड़ कर बाहर निकाल दें। इस बीमारी का मुख्य कारण हरा तेला होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। इसके साथ साथ ही अब बात करते हैं इसमें कीड़े की, तो कीड़े मुख्य रूप से इसमें चूसने वाले लगते हैं जो कि आपके फसल के ऊपर या नीचे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, मक्खी भी रहती है, माहू टाइप से भी आपको काली काली देखने को मिल जाएंगी और एपिड जैसिड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं कि रस चूसते हैं और आपकी पत्तियों को सुखा देते हैं, तो इन कीड़ों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। रस चूसक कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है, उसकी 1 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें जो सबसे हानिकारक कीड़ा रहता है, जो आपने देखा होगा कि आपके बैगन को आप काट के देखते हैं तो उसके अंदर निकलता है। दूसरा, आपका पौधा ऊपर से सूख जाता है और बीच में देखते हैं कि नीचे पौधा हरा है लेकिन ऊपर आपकी पत्तियां सूखने लगती हैं और डंठल उसका मुड़ जाता है। तो ये आपका फल भेदक कीड़ रहता है जो कि फल में भी अंदर घुस जाता है और आपके तने में भी होता है। इसको तना एवं फल भेदक कीड़े के नाम से जानते हैं। आप तने को अगर काट के देखते हैं, चीरते हैं, तो पीले कलर की हल्की सी इल्ली आपको देखने को मिलती है। वही इल्ली अपने तने का अंदर के रस चूसती है और खा के अपने पौधे को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार ये फल के अंदर जाती है और फल को भी नष्ट करती है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए इसमें ज़रूरी रहता है कि अपन प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें, जो कि आप लगा देते हैं तो वहाँ पे आके वो इकट्ठे होते हैं और मर जाते हैं। इसके साथ साथ ही फेरोमोन ट्रैप है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिनके द्वारा भी इनको आसानी से रोक सकते हैं। इसके साथ ही आपका नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये भी इसमें काम करते हैं, लेकिन जब आपकी फसल में रोग कीड़ा लगने की संभावना लगे उसी समय आपको उपयोग करना है। और जब अगर लग जाता है आपके पौधे, 3 से 4 पौधे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको फिर रासायनिकों का ही उपयोग करना चाहिए। फ्लूमेंडामाइट नाम की दवा आती है, फ्रेम नाम से, जिसको मार्केट में मिलती है, जिसकी 1 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है, जिससे अपन इस कीट को आसानी से रोक सकें। तो मेरे द्वारा जो आपको समसामयिक जानकारी दी गई है उन्हें आप अपनाकर अपनी बैगन की अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने करें। दुर्ग में निगम और ट्रांसपोर्टर्स के बीच हुआ विवाद। अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची थी निगम की टीम को देख भड़के ट्रांसपोर्टर। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 15 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक बरामद। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। जगदलपुर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, गला घोंटकर की गई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। चिरमिरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, मेयर को शराबी कहने का विरोध, बड़ी बाजार में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ प्रदर्शन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। इस समय गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है और मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन रोगों की पहचान कर रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। आप गेहूं लगा रहे होंगे या लगाने की स्थिति में होंगे और आप जानते हैं कि गेहूं में कई तरह का बीमारी आती है और आपको लगाने के पहले आपको ये सब जानकारी होना आवश्यक है। तो कुछ बीमारियां जो है आप देखेंगे कि जो है पौधा लगाने के बाद पत्तियों पर, कुछ जो है बाली बनने के बाद आता है, तो आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जो है अभी गेहूं लगाने के बाद पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट, जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी कहते हैं या आप उसको पर्ण अंगमारी भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगा देते हैं पौधा, उसके बाद पत्तियों पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे या अंडाकार धब्बे जो है भूरे रंग का वो है शुरुआत की स्थिति में दिखाई देना शुरू करता है और बाद की स्थिति में ये जो धब्बे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण से पूरा पौधा आपका झुलसा हुआ नज़र आता है। रोग को इसके बचाव के लिए आप जब गेहूं लगा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बीज उपचार करके लगाए होंगे। तो बीज उपचार के लिए आपको, जैसे कि जानते भी होंगे आप, कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम मात्रा या 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप जो है आप इस्तेमाल करके बीज उपचार करके आप उसको लगाएंगे। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी आपको दिखाई दे तो कई तरह का जो है फफूंदनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड की, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कम्बिनेशन वाला जो फफूंदनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डालकर आप उसका एक छिड़काव, जैसे ही आपको बीमारी दिखाई दे या इसके जो सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप एक छिड़काव कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति आपके खेत का या पौधे का ख़राब है तो आप दूसरा छिड़काव जो है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल, हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम के लिए खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। इसके साथ ही जो दूसरा बीमारी है जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि खड़ी फसल में जब दाने बन जाते हैं उस समय, जिसको कि हम आभासी कड़ुआ या लूज स्मट कहते हैं। तो लूज स्मट के लिए ये जो है ये बीमारी जो है सीड के द्वारा या बीज जनित बीमारी है। तो बीज जनित बीमारी के लिए हमको बीज उपचार एक आवश्यक काम होता है कि बीज उपचार करेंगे। तो इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन या कैप्टान, थीरम या जो भी केमिकल हो, या मान लीजिए कि नहीं है तो आप जो है कोई भी सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिश्रण वाला उससे बीज उपचार 2.5 ग्राम की मात्रा की दर से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में को करना ये है कि आप जो है जो आक्रांत पौधा है उसके जो दान बाली है उसको आप पॉलीथीन से ऊपर से ढक देंगे और उसको काट के आप उसको ज़मीन के नीचे दबा देंगे, क्योंकि इससे जो है दूसरे पौधे जो स्वस्थ पौधे के बालियों में भी इससे बीमारी हो सकता है। चूर्णिल आसिता रोग। देश के हर उस क्षेत्र में जहां कहीं भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है इस रोग का प्रकोप देखा गया है। यह रोग इरिसिफी ग्रैमनिस फिटिसाई नामक कवक से होता है। इस रोग के लिए ठंडे क्षेत्र एवं ठंडे मौसम जहां वातावरण का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है अनुकूलित स्थिति है।
प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर गेहूं के आटे के समान सफेद धब्बे के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। बाद में उपयुक्त स्थितियां पाकर बालियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पत्तियां पीली एवं फिर भूरी पड़कर सूख जाती हैं। रोगी पौधे में कल्ले कम बनते हैं तथा दाने हल्के एवं सिकुड़े हुए बनते हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि यह रोग प्रभावी हो जाए तो उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग हरदा रोग कहते हैं। हरदा जो है जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है, ये 3 तरह का रस्ट होता है, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और तीसरा जो है पीला रस्ट। पीला मतलब येलो रस्ट। तो तीनों रस्ट का सिम्टम जो है अलग अलग होता है। तो ये बीमारी मुख्यतः आप देखेंगे कि बाद की स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्च के लेट मार्च की स्थिति में जो है आप देखेंगे कि ये बीमारी कभी कभी हमारे प्रदेश में दिखाई देता है। तो उससे बचाव करने के लिए आप बीज उपचार तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ बीमारियों के लिए बताया। साथ ही आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल का मात्रा जैसे ही आपको दिखाई दे तो 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दें, अथवा आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप एक छिड़काव कर दें। अगर बहुत स्थिति खराब हो तो आप दूसरा छिड़काव जो है 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने गेहूं के पौधों का बचाव कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने करें। दुर्ग में निगम और ट्रांसपोर्टर्स के बीच हुआ विवाद। अतिक्रमण खाली करवाने पहुंची थी निगम की टीम को देख भड़के ट्रांसपोर्टर। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 15 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 9 बाइक बरामद। कोरबा में दवा कारोबारी ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद। तफ्तीश में जुटी पुलिस। जगदलपुर में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, गला घोंटकर की गई थी हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। चिरमिरी में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, मेयर को शराबी कहने का विरोध। बड़ी बाजार में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने और कुछ जगहों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट रहने और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई विशेषकर सब्जियों और फल वाले बागों में शाम के समय हल्की सिंचाई की व्यवस्था करें। मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन और समय से बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। नर्सरी के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें, परंतु पौधों का दक्षिणी पूर्वी भाग खुला रखें ताकि नर्सरी में
दोपहर की धूप मिलती रहे। कुछ जगहों पर कोहरा छाए रहने के कारण आर्द्रता में वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आलू की फसल में झुलसा रोग की निगरानी करते रहें। रोग दिखाई देने पर किसान भाई टेबुकोनाजोल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू, संतरा और मौसमी में कैंकर रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए 1% बोर्डोमिक्सर या बिलीटेक्स 50 दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। रात में तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण मीलीबग कीट के बच्चे ठंड में भूमि से निकलकर आम, अमरूद, आंवला के तने से होकर पौधों पर चढ़ते हैं। इन्हें रोकने के लिए भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन यानी 400 गेज की पॉलीथीन की पट्टी लगाएं। रात के तापमान में हो रही लगातार गिरावट की संभावना को देखते हुए किसान भाई भेड़ और बकरियों के नवजात मेमनों को अधिक ठंड और शीत से श्वसन एवं खूनी पेचिश होने का खतरा बना रहता है, अतः इन्हें उचित आवास प्रदान कर ठंड और शीत से बचाएं। रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट रहने और शीतलहर चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पशुओं को अधिक ठंड और शीत से बचाव के लिए दूध देने वाले पशुओं के आहार में खनिज मिश्रण रोज देवें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। धूप की अवधि और तापमान में हो रही गिरावट को देखते हुए किसान भाई मुर्गी घरों में रात के समय 5 से 6 घंटे 200 वाट के बल्ब जलाएं और मुर्गी घरों को जूट के बोरों से ढककर रखें और इनके दाने में ऊर्जा विटामिन भी मिलाकर दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रेवती, जिला रतलाम के किसान सुरेश बघेल ने। आप बकरियों में पीपीआर रोग की समस्या और उसके उपचार पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पीपीआर बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है और इससे प्रति वर्ष हजारों ने लाखों की संख्या में बकरियां मरते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं इनमें जो लक्षण, मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी बुखार, फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत
होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिश लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं, इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें, उसके बाद में इसे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो अच्छे ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।